नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर 40 ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी रहा। दिग्गज शेयरों में चौतरफा बिकवाली के बीच छोटे और मझोले शेयरों की भी पिटाई हुई। बाजारों की आज नेगेटिव शुरुआत हुई और दोपहर से पहले तक बाजार काफी कमजोर रहे। कारोबार के दौरान निफ्टी 15,578 अंक तक गिर गया। दोपहर बाद के सत्र में निचले स्तरों से रिकवरी हुई। सेंसेक्स में निचले स्तर से 170 अंकों की, जबकि निफ्टी में 45 अंकों की रिकवरी हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 355 अंक की गिरावट के साथ 52,198 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120 अंक टूटकर 15,632 के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी का रुझान बना। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर और निफ्टी के 50 में से 40 शेयर लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी मीडिया में आई। रियल्टी और मेटल 2% से ज्यादा टूटे। हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल में गिरावट से दबाव बना। हालांकि एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, ग्रासिम, मारुति, नेस्ले और टीसीएस में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.5%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.47% कमजोर हुआ। दिग्गज पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे। अप्रैल जून के दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 161% बढ़कर 569 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 650 करोड़ रुपए का था। साल भर पहले जून तिमाही में कंपनी को 218 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 5,580 करोड़ रुपए रही, जो साल भर पहले 2,925 करोड़ रुपए थी। एशियन पेंट्स का एबिटा 484 करोड़ से बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन भी सालाना आधार पर 16.5% से बढ़कर 21.7% हो गया है। कंपनी का पेंट बिजनेस रेवेन्यू 90% बढ़कर 5,464 करोड़ रुपए रहा, जो साल भर पहले समान तिमाही में 2,870 करोड़ रुपए रहा था। फाइनेंशियल सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस को अप्रैल जून तिमाही में 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जबकि अनुमान 1,373 करोड़ रुपए का था। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई पहली तिमाही में 8% बढ़कर 4,483 करोड़ रुपए रही। साल भर पहले जून तिमाही में कंपनी की ब्याज में इनकम 4,152 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.96% रहा, जो पिछली तिमाही में 1.79% था। नेट एनपीए का आंकड़ा भी तिमाही आधार पर 0.75% से बढ़कर 1.46% हो गया। तत्व चिंतन फार्मा की आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। अंतिम दिन आईपीओ 180 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 1,073 से 1,083 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया है। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। मुख्य तौर पर कंपनी बैटरी, फार्मा, एग्रोकेमिकल के लिए उत्पाद बनाती है। साथ ही पेंट, पर्सनल केयर, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी समेत 25 देशों को यह कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बड़े अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी थी। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडियरी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ 27 जुलाई को खुलकर 29 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ का ऑफर साइज घटा दिया है। अब इसके तहत 1,060 रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। साथ ही 63 लाख इक्विटी शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा। एक्सचेंज में दाखिल की गई सूचना के मुताबिक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस कंपनी में 19 जुलाई को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा किया था। आईपीओ खुलने की एक दिन पहले यानी 26 जुलाई को एंकर निवेशक बोली लगा सकेंगे। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 6 अगस्त को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की संभावना है। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने फुल स्ट्राइड क्लाउड सर्विसेज लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि इस तकनीक पर कंपनी अगले 3 साल में $100 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी क्लाउड से जुड़े अपने सभी कारोबार को फुल स्ट्राइड के साथ जोड़ेगी। कंपनी के मुताबिक आने वाले दिनों में क्लाउड का भविष्य काफी बेहतर रहने वाला है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। एडीबी ने ग्रोथ अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाए जाने के चलते ग्रोथ पर असर पड़ने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही एडीबी ने यह भी कहा कि 2022-23 तक भारत की अधिकांश आबादी को टीकाकरण हो जाएगा। एडीबी ने कहा कि कोविड-19 महामारी को दोबारा फैलने से पूरे दक्षिण एशिया में आर्थिक गतिविधियों में रुकावट आई थी। वहीं अगले वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.5% किया है।
कोरोना काल में अगर आप अपने एनपीएस से जरूरत के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक की निकासी कर सकते हैं। जी बिजनेस से खास बातचीत में पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने ये जानकारी दी। एलआईसी ने एक नॉन लिंक्ड रेगुलर प्रीमियम वाला इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य रक्षक लॉन्च किया है। इस प्लान के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर को कुछ खास बीमारी को लेकर हेल्थ कवर दिया जाएगा। ये प्लान इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों के रूप में ले सकते हैं। आरोग्य रक्षक में अलग अलग बीमारी के लिए फिक्स्ड बेनिफिट का लाभ मिलेगा। आमतौर पर हेल्थ पॉलिसी में इलाज के खर्चे के बराबर कंपनी रकम का भुगतान करती है, लेकिन इस पॉलिसी में एलआईसी इलाज के खर्च के बराबर एकमुश्त लाभ का भुगतान करेगी। बीजेपी संसदीय दल की आज संसद भवन परिसर में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस बैठक में सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को जनता के बीच जाकर विपक्ष के झूठ को उजागर करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपनी नहीं बीजेपी की चिंता ज्यादा रहती है। एक साथ 3 राज्यों बंगाल, असम और केरल का चुनाव हारने और लगातार जनाधार खिसकने के बावजूद कांग्रेस की नींद नहीं टूट रही। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने राज्यसभा में सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में मोदी सरकार विफल रही है। खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री समस्याएं सुलझाने में विफल रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने बलि का बकरा बना दिया। देश की संसद में पेगासस जासूसी कांड पर मचे हंगामे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जासूसी कांड के बहाने संसद की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाने दे रहा और झूठे तथ्यहीन आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों को भरने की कवायद भी शुरू हो गई है। यूपी में विधान परिषद की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इनमें 4 नेता नामांकित होंगे। जितिन प्रसाद को विधान परिषद ले जाया जाएगा। पार्टी उन्हें योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाने पर विचार कर रही है। वहीं दूसरा नाम संजय निषाद का है, जिन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा जा सकता है। संजय निषाद पार्टी के संस्थापक हैं और बीजेपी के सामने दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में उतारा जाए। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में भी बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की तैयारी में जुट गई है। बीएस येदियुरप्पा की जगह किस नेता को राज्य की कमान सौंपी जाएगी, इसे लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। खबर है कि आरएसएस से जुड़े लोग और नौकरशाहों तक को सही सीएम कैंडिडेट को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम के नाम पर अंतिम मुहर पीएम मोदी लगाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस नेता दत्तात्रेय भी होश बोले को अंतिम मुहर लगानी है। संसद भवन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्थायी कमरा अलॉट किया गया है। ये कमरा बीजेपी संसदीय दल के कार्यकाल के ठीक बगल वाला कमरा नंबर 4 है। साल 2004 में संसद भवन का कमरा नंबर 4 बतौर एनडीए अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अलॉट किया गया था। हालांकि सेहत की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इस कमरे का उपयोग नहीं किया। इसके बाद इस कमरे को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए अलॉट किया गया था। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा अपने ऐप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो अपलोड करता था और करोड़ों की कमाई कर रहा था। हालांकि राज कुंद्रा ने कोर्ट में कहा है कि हॉटशॉट कंपनी बेच दी है। इस बीच अश्लील वीडियोग्राफी केस में मुंबई के नेरुल से एक आरोपी रॉयन जॉन थार्प को भी गिरफ्तार किया गया। आईसीएमआर ने आज चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। यह सर्वे जून जुलाई के बीच किया गया था। करीब 29,000 लोगों पर किए गए इस सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल 67.6% लोगों में कोविड एंटीबॉडी मिली है, यानी ये कोरोना संक्रमित हो चुके थे। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने सीरो सर्वे के नतीजे जारी करते हुए बताया कि सर्वे में सामने आया है कि देश की 2/3 आबादी में कोविड एंटीबॉडी मिली है और अभी भी 40 करोड़ आबादी पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर भार्गव से स्कूल खोलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण होने का खतरा कम है। कोरोना काल में केरल सरकार द्वारा बकरीद पर ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई है। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देंगे। साथ ही कहा कि अगर बकरीद के लिए राज्य द्वारा दी गई ढील से कोविड-19 का
और प्रसार होता है तो वो कार्रवाई करें। देश में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। 125 दिनों बाद बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 नए केस आए हैं और 374 लोगों की वायरस से मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% तक हो गया है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है, जो कि 117 दिनों में अब तक का सबसे कम नंबर है। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कुल 41 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या सेना बनाने की योजना तैयार की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सरकार जागरूकता पैदा करने और लोगों के बीच गर्भ निरोधक वितरित करने के लिए 4 चौपूरी क्षेत्रों में लगभग 1000 युवाओं को शामिल करना चाहती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सेहत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। सोमवार को आजम खान को सांस की तकलीफ बढ़ने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन ने उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ पंढरपुर स्थित विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में महापूजा अर्चना की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी पर मुख्यमंत्री दंपति द्वारा वार्षिक महापूजा में शामिल होने की लंबी परंपरा है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी इलाकों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। भारतीय रेलवे की शानदार ट्रेन मानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का सफर अब और भी सुहाना होने वाला है। ये ट्रेन अब देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्मार्ट कोचों से लैस हो रही है। यात्री इसमें आराम के साथ ट्रेन यात्रा के बेहतरीन अनुभव ले सकेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का भारत प्रेम छलका है। उन्होंने कहा कि वे अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी से काम करेंगे ताकि भारत के साथ नेपाल के संबंधों को मजबूती दी जा सके। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस में।